friends, I am Govind Prasad. Welcome to my channel YWin. In this video, I am describing about the first session of class 9th, the class 9th biology, the cell. तो प्यारे छात्रों, आज मैं आपको कोशिकाओं की दुनिया में लिए चलता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि कोशिका क्या है, कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिकाएं के कौन कौन से अंग होते हैं, इन अंगों के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो देखते हैं व्हाट इज सेल। सेल क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, सभी सजीवों का शरीर कोशिका अथवा कोशिकाओं का बना होता है। ऑल लिविंग बीइंग्स इज मेड अप ऑफ सेल एंड सेल्स। कोशिका जीव शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ए सेल इज द फंडामेंटल स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। अब हम ये देखते हैं कि सेल को सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक क्यों कहा गया है। वाई ए सेल इज सेड टू बी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। तो हम इसको एक एक करके इन सबों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे छोटी स्मॉलेस्ट क्यों कहा गया? कोशिका आकार में इतनी सूक्ष्म होती है कि इसे हम अपनी नग्न आंखों से देख नहीं सकते, बल्कि इसे देखने के लिए शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इसलिए कोशिका को सबसे छोटे स्मॉलेस्ट कहा गया है। यानी कोशिका इतना छोटा होता है, आकार में इतना आकार में छोटा होता है कि आप इसे खुली आंखों से देख नहीं सकते। इसको देखने के लिए पावरफुल माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। इसलिए कोशिका को स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा कहा गया है। आइए अब हम देखते हैं कोशिका को रचनात्मक अर्थात स्ट्रक्चरल क्यों कहा गया है। वाई ए सेल सेड टू बी स्ट्रक्चरल। कोशिकाएं समूह में व्यवस्थित होकर उत्तक यानी टिश्यू का निर्माण करती हैं। उत्तक समूह में व्यवस्थित होकर अंग ऑर्गन का निर्माण करते हैं तथा ये अंग समूह में व्यवस्थित होकर अंगतंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। ये सभी ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक संपूर्ण जीव इंडिविजुअल का निर्माण करते हैं। तो कोशिकाएं ऊतकों का निर्माण करती है, ऊतकों से अंग बनता है, अंग से अंगतंत्र बनता है, अंगतंत्रों से एक संपूर्ण शरीर जीव शरीर का निर्माण होता है। तो चूंकि कोशिका में निर्माण करने की रचना करने की क्षमता है, इसलिए कोशिका को हम रचनात्मक कहते हैं। आइए हम देखते हैं कोशिका को क्रियात्मक यानी फंक्शनल क्यों कहा गया है। एक अकेली कोशिका वे सभी जैव कार्यों को संपादित कर सकती है जो एक बहुकोशिकीय जीव अपने ऊतकों और अंगों के माध्यम से करते हैं। तो चूंकि कोशिका सब विभिन्न जैव प्रक्रमों को संपादित करती, इसलिए कोशिका को क्रियात्मक कहा गया है। मतलब एक अकेली कोशिका वे सभी जैव प्रक्रमों को संपादित करती है जो बहुकोशिकीय जीव ऊतक अंग और अंगतंत्रों के माध्यम से करते हैं। तो कोशिका में सभी जैव क्रियाएं कोशिकाओं के द्वारा सभी जैव क्रियाएं संपादित होती है। आप इसे एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। अमीबा को लीजिए। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एक ही कोशिका का उसका शरीर बना होता है। वो अमीबा अपने उसी अकेली कोशिका से सारा काम करता है, चाहे वो पोषण हो, श्वसन हो, प्रचलन हो या फिर प्रजनन हो, उत्सर्जन हो, सारा काम वो उसी सिंगल सेल के माध्यम से करता है। तो ये सारे जैव प्रक्रम एक अकेली कोशिका के द्वारा संपादित होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोशिका एक क्रियात्मक इकाई है। आइए अब हम कोशिका के इतिहास के बारे में जानते हैं। सन 1665 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने एक सरल संरचना वाले सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया और अपने बनाए गए सूक्ष्मदर्शी में कार के महीन टुकड़े की जांच की। जांच के दौरान उन्हें सूक्ष्मदर्शी में मधुमक्खी के छत्ते के समान अनेक खाली नुमा कोठी जैसी रचनाएं दिखलाई दी। रॉबर्ट हुक ने इस खाली नुमा कोठी जैसी रचना का नाम कोशिका यानी सेल रखा। तो 1665 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने एक सरल संरचना वाले सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया और अपने बनाए गए सूक्ष्मदर्शी में उसने कार्क समझते हैं? कार्क कहते हैं बड़े बड़े जो पौधे होते हैं उनके तने का जो बाहरी सतह होता है जिसको लोग छाल कहते हैं, वही कार्क होता है। उस कार्क के महीन टुकड़े को लेकर उसने अपने सूक्ष्मदर्शी में जांच किया, उसका ऑब्जर्वेशन किया, अवलोकन किया। तो उसको अनेक खाली कोठी जैसी मधुमक्खी के छत्ते के समान हनीकॉम के समान रचनाएं दिखलाई दी। इस खालीनुमा कोठी जैसी रचना का नाम रॉबर्ट हुक ने
सेल यानी कोशिका रखा। इस तरह से कोशिका शब्द को सर्वप्रथम व्यवहार में लाने वाला वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को अपने माइक्रोस्कोप में देखा था वह एक डेड सेल था, मृत कोशिका थी। और रॉबर्ट हुक ने किताब भी लिखी थी जिसका नाम माइक्रोग्राफिया था। सन 1674 ईस्वी में डच वैज्ञानिक एंटोन वॉन लीवनहोएक ने सूक्ष्मदर्शी में लेंस पद्धति को विकसित किया, जिससे सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता बढ़ गई। अपने विकसित किए गए सूक्ष्मदर्शी में लीवनहोएक ने अनेक जीवित कोशिका जैसे जीवाणु कोशिका, प्रोटोजुआ, रक्त कोशिका, शुक्राणु कोशिका को देखा। तो 1676 ईस्वी में डच वैज्ञानिक किसको कहते हैं? नीदरलैंड के निवासी को, हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। तो 1674 ईस्वी में डच वैज्ञानिक एंटोन वॉन लीवनहोएक ने माइक्रोस्कोप में लेंस सिस्टम को डेवलप किया, लेंस सिस्टम को और विकसित किया, जिससे सूक्ष्मदर्शी का क्या था, माइक्रोस्कोप का जो था आवर्धन क्षमता वो काफी बढ़ गई। और अपने विकसित किए गए सूक्ष्मदर्शी में लीवनहोएक ने बहुत सारे लिविंग सेल्स, जीवित कोशिका जैसे जीवाणु कोशिका को, प्रोटोजुआ को, रक्त कोशिका को, शुक्राणु कोशिका को देखा। इस तरह से जीवित कोशिका को सबसे पहले देखने वाला अगर कोई वैज्ञानिक था तो वो था कौन? लीवनहोएक। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 1838 में यानी 1838 में जर्मनी का एक रहने वाला वैज्ञानिक था जिसका नाम एमजे स्लाइडेन था। उसने क्या किया? उसने पादप कोशिका का यानी प्लांट कोशिका का खोज किया और केवल खोज ही नहीं किया बल्कि प्लांट कोशिका के बारे में, पौधे की कोशिका के बारे में कुछ रोचक बातें भी बतलाई। सन 1839 ईस्वी में जर्मन जंतु वैज्ञानिक जूलॉजिस्ट को कहते हैं, जर्मन जंतु वैज्ञानिक थियोडर स्वान ने प्लांट सेल का खोज किया, एनिमल सेल का खोज किया और इस संबंध में उन्होंने बहुत सारी बातें बतलाई। तो इस तरह से जंतु कोशिका को खोजने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? थियोडर स्वान था। अब कोशिका के संबंध में स्लाइडेन और स्वान ने जो बातें बतलाई हुए दोनों काफी मिलती जुलती थी। उन दोनों के बातों में बहुत सारी सिमिलरिटीज थी, समानताएं थी। इसलिए बाद में दोनों के बातों को, दोनों के तथ्यों को मिलाकर कोशिका के संबंध में एक नया सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया जिसे हम कोशिका सिद्धांत कहते हैं। यानी कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हुए? स्लाइडेन और स्वान हुए। सन 1855 ईस्वी में जर्मन पैथोलॉजिस्ट कहते हैं जो ब्लड का जांच करता है। तो सन 1855 ईस्वी में जर्मन पैथोलॉजिस्ट रुडोल्फ विर्चॉव ने कहा कि नई कोशिका का निर्माण पूर्व मौजूद कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप होता है, अर्थात ओमनी सेलुला। इट मीन्स न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व मौजूद कोशिकाओं के विभाजन से होता है। बाद में विर्चॉव के इस कथन को, विर्चॉव ने जो ये सिद्धांत दिया, इस कथन को सेल थ्योरी में यानी कोशिका के सिद्धांत में सम्मिलित कर दिया गया और इस तरह से कोशिका सिद्धांत को विस्तारित किया गया, उसको आधुनिकीकरण किया गया। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? स्लाइडेन एंड स्वान। और उस कोशिका सिद्धांत को मॉडर्नाइज किया किसने? आधुनिकीकरण किया किसने? रॉबर्ट विर्चॉव ने। आइए अब हम देखते हैं कोशिका सिद्धांत की प्रमुख बातें, मेन पॉइंट्स ऑफ द सेल थ्योरी। तो सभी जीवों का शरीर कोशिका अथवा कोशिकाओं का बना होता है। जीव शरीर जो होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं। कुछ जीवों का शरीर एक सेल का बना होता है जिन्हें हम एक कोशिकीय कहते हैं। कुछ जीवों का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है जिसे हम बहुकोशिकीय अर्थात मल्टी सेलुलर कहते हैं। कोशिका जीव शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक इकाई होती है। तीसरा बात है कोशिका जीव शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई होती है। और फोर्थ जो मेन पॉइंट है वो है नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व मौजूद कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप होता है। न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। वायरस, विषाणु जो है सेल थ्योरी की बात को नहीं मानता है, अर्थात विषाणु जो है सेल थ्योरी के अपवाद हैं। 1831 ईस्वी में स्कॉटलैंड के रहने वाले वैज्ञानिक, स्कॉटिश वैज्ञानिक जिनका नाम रॉबर्ट ब्राउन था, उन्होंने ऑर्किड नामक पौधे के जड़ की कोशिकाओं में
केंद्रक न्यूक्लियस का खोज किया। जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक कोशिका के मध्य में एक गोलाकार रचना होता है जिससे केंद्रक कहते हैं। वो केंद्रक कोशिका का ब्रेन होता है और सब कोशिका का सभी जैविक क्रियाओं का, सभी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक करता है। तो उस केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 ईस्वी में। 1839 ईस्वी में जेई पुरकुंजे ने कहा कि प्रत्येक कोशिका के भीतर एक विशेष प्रकार का लसलसा चिपचिपा जीवित पदार्थ भरा होता है जिसे जीवद्रव कहते हैं। जीवद्रव शब्द का सबसे पहला बार इस्तेमाल जेई पुरकुंजे ने किया। तो जीवद्रव जो होता है वो कोशिका का जीवित पदार्थ होता है और जिस कोशिका में जीवद्रव होता है उसे हम जीवित कोशिका कहते हैं और जिस कोशिका में जीवद्रव नहीं होता है उसे हम मृत कोशिका कहते हैं। यानी ए सेल विथ प्रोटोप्लाज्म विथ लिविंग, ए सेल विदाउट प्रोटोप्लाज्म इज डेड। नेक्स्ट 1940 में जर्मनी के ही दो वैज्ञानिक एम लॉन और ली रिस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक हाई पावरफुल मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप है और इसकी आवर्धन क्षमता 1 लाख से 5 लाख है। मतलब यह किसी भी वस्तु को 1 लाख से 5 लाख गुना बड़ा करके देख सकता है।